तो इससे पहले कि हम आपको बताएं आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको बताते हैं कि आज इस बहस के सवाल कौन कौन से हैं। आज का पहला सवाल है कि भोले के भक्तों पर हमला, देश पर हमला है, देश इसका बदला कब लेगा? कड़ी निंदा की जगह आतंकवादियों को मौत की नींद कब सुलाया जाएगा? आतंक मुक्त भारत की डेडलाइन कब दी जाएगी? आतंकवाद के खिलाफ देश के नेताओं की आवाज एक कब होगी? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में इस्लामिक राज के लिए भोले के भक्तों पर हमला किया गया? अब आपको बताते हैं हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे, आज अहमदाबाद स्टूडियो से इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, थल सेना के मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं, अक्सर आप उनको ताल ठोक के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखते हैं। सुशील पंडित हमारे साथ अब से कुछ मिनट के बाद होंगे, वो रूट्स इन कश्मीर के सह संस्थापक हैं, कश्मीरी नेता हैं। शबनम लोन हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और कश्मीर से जुड़े मसलों पर अक्सर आप उनको अपनी राय रखते हुए देखते हैं। संदीप महापात्रा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस से जुड़े हैं, पेशे से वकील हैं और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी साल 2000 में रह चुके हैं। आप सबका स्वागत। ये बताते हुए कि 1.5 मिनट की समय सीमा आप सबके लिए तय है। पहले सवाल के जवाब में 1.5 मिनट तक आप अपनी बात रख सकते हैं, घड़ी चलती रहेगी और उसके बाद बजर बजेगा, आपकी आवाज खुद ब खुद बंद हो जाएगी। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है और सवाल सर मेरा यह है कि देश ने दिल खोल के वोट दिया, एक आपने कहा मजबूत सरकार चुनी गई है, तो सर मजबूत सरकार देश को आतंकवाद से बचाने के लिए चुनी थी या सिर्फ शौचालय बनाने के लिए चुनी थी? रोहित जी, पहली बात तो है, मैं श्रद्धांजलि देके अपने वाक्य को आरंभ करूंगा कि जो श्रद्धालु और जो भोले के भक्त मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। जहां तक आपका प्रश्न है क्या केवल कड़ी निंदा हो रही है, क्या धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है सरकार द्वारा, मैं इससे थोड़ा विपरीत सोचता हूं और बड़ा ही रेस्पेक्टफुली मैं कहूंगा। आप देखिएगा ये जो श्रृंखला चल रही है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पत्थरबाज का बढ़ना हो, चाहे आतंकवाद की घटनाओं का हो, वो तब से बड़ा है जब बुरहान वानी मारा गया और बुरहान वानी के पश्चात एक एक करके बुरहान वानी के जो सक्सेसर्स थे उनको मार के गिराया गया, चाहे वो सब्जार भट्ट अहमद था या बाकी लोग थे। तो एक आतंक का माहौल आतंकियों के अंदर बना हुआ है, एक बौखलाहट का माहौल आतंकियों के अंदर बना हुआ है। आप देखिए 45% रिडक्शन सर्जिकल स्ट्राइक के पश्चात इन्फिल्ट्रेशन का भी हुआ, ये ऑफिशियल डाटा भी है। तो ये कहना कि कोई आतंकी मारा नहीं जा रहा है और केवल हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका जो शीर्षक है संपूर्ण विनाश आतंक का कब होगा, आतंक का संपूर्ण विनाश तब होगा जब हम सब लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टी के लोग हो, ये संपूर्ण एकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो। और पहले तो आप कह रहे थे डिमोनेटाइजेशन कर दिया, आतंकवाद खत्म हो गया। नहीं, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा ये नहीं कहा था। डिमोनेटाइजेशन से आतंकवाद के ऊपर बॉडी ब्लो होगा, मतलब डिमोनेटाइजेशन या वो कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ है। देखिए आतंकवाद 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था, सब बढ़िया हो जाएगा, हो गया क्या? मगर फिर भी प्रयास तो किया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक में भी प्रयास किया, ये प्रयास जारी रहना चाहिए और रहेगा। आपको नहीं लगता आपके प्रयास फेल हो रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता, मैं करबद्ध निवेदन करके अहंकार के मारे नहीं कहूंगा, मगर मैं सप्रेम कहूंगा कि प्रयास फेल नहीं हो रहे हैं। अगर 45% रिडक्शन हुआ है इन्फिल्ट्रेशन में तो ये फेलियर नहीं है। दूसरी बात है, आर्मी ने बड़े स्पष्टता से कहा है, अभी नौशेरा में जब मई 9 तारीख को उन्होंने 5 बंकर गिरा डाले वहां पाकिस्तान के, तो आर्मी ने कहा अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं, वी विल एक्ट प्रोएक्टिवली ऑन दी LOC। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद अगर 7 तीर्थयात्री मार दिए जाते हैं तो ये आपके पूरे सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और आतंकवादी सीधे खुलेआम चुनौती दे रहे हैं इस देश की संप्रभुता को, सरकार को। मैं इसका बिल्कुल जवाब देता हूं, आपकी सही बात है। अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो कि तमाम मीडिया चैनल ने भी दिखाया, उसके बाद एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। केवल मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं इसलिए अन्यथा कहूं उचित नहीं होगा। एक भी व्यक्ति किसी भी कारण से आतंकवाद से तो बिल्कुल ही नहीं मरना चाहिए। देखिए ये कहना कि हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया, आप भी जानते हैं, आप लोगों ने न्यूज़ दिखाया कि 3 टायर सिस्टम आर्मी का, CRPF का इत्यादि इस पर अरेंज किया गया था। ये जो बस है जो अभी तक रिपोर्ट आई है, ये कंपल्शन होता है कि आप श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर करके पूरे दल बल के साथ, जत्थे के साथ आगे बढ़े। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट अभी तक आई है, बाकी रिपोर्ट तो बाद में आएगी, ये जत्थे से बाहर बिना रजिस्ट्रेशन के गई थी, उसका अर्थ ये नहीं है कि संदीप महापात्रा को चर्चा में लेके आता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप महापात्रा,
इस देश की 80% आबादी हिंदू है। अपने ही भगवान की पूजा करने के लिए आप फौज के घेरे में जाते हैं और उसके बाद अगर आपको मार दिया जाता है तो आप कहते हैं कि आप फौज के घेरे में नहीं थे। अपने ही देश में अगर ये स्थिति है तो क्या ये सरकार का और सिस्टम का फेलियर नहीं है? रोहित जी, ये पाकिस्तान नहीं जा रहे थे सर, पाकिस्तान में कोई मार देता तो मोदी जी से सवाल नहीं होता। जी देखिए रोहित जी, मुझे एक वाकया याद आती है जब मैं बचपन में पढ़ता था कि भूतकाल में जब इस तरह के पिलग्रिमेज में लोग जाते थे तो घर से रवाना होने से पहले ही उनकी शुद्ध क्रिया कर दिया जाता था कि पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं, क्योंकि उस समय में इस तरह के यातायात के प्रावधान नहीं थे, बहुत सारे हिंस्र जंतु थे, हो सकता है डकैत मिल जाए उनको मार दें। तो आज के समय में भी मैं आज जब देखता हूं कि 7 अमरनाथ यात्री जो हिंदू थे उनको मारा गया, आज भी कहीं ना कहीं 21वीं सदी में हिंदू भारतवर्ष में इस तरह के दहशत में जी रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसको कि आकलन करना चाहिए, बल्कि और सही तरह से आकलन करना चाहिए कि हुआ क्यों ये। अगर हम कह रहे हैं कि 3 टियर सिस्टम था तो क्या अगले बार ये आर्मी को लाना चाहिए? केवल मात्र सीआरपीएफ और बाकी लोगों के साथ रह के होगा नहीं? एक प्रश्न ये भी है। और दूसरा जो मूलभूत प्रश्न है कि जो यात्री वहाँ पर जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं और बार बार यही कहा जाता है कि जो वहाँ पे आतंकी संगठन है वो यात्रियों को कभी भी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इस मन में क्यों रहे हम कि जो आतंकी देश भर में और कश्मीर में खास करके साल भर तक इस तरह के एक मुहिम छेड़े रखे हैं कि हमको भारत से अलग होना ही है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अभी तक जो भी हुए हैं वो फलप्रद नहीं हुए हैं। तो उससे आगे बढ़ के जाना होगा, उससे आगे बढ़ के कुछ ऐसा कदम उठाना होगा कि उनको नेस्तनाबूद किया जाए और उनको एक करारा जवाब दिया जाए कि आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे व्यवस्था में किसी ना किसी व्यवस्था की परिवर्तन की आवश्यकता है और होना चाहिए। वो व्यवस्था परिवर्तन क्या है? वो गठबंधन की सरकार को हटाना है, गवर्नर रूल लगाना है, या वहां से सुरक्षा बलों को हटाकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी जगह फौज को ला देना है? मैं आपसे वापस पूछूंगा। आलोक शर्मा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल मैंने इनसे पूछा था वो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। अपने ही देश में, इस देश के हिंदुओं को अपने ही भगवान के दर्शन करने के लिए फौज के घेरे में जाना पड़े और सावन के पहले सोमवार के ही दिन, जो उनके लिए सबसे पवित्र है, उस पूजा में 7 लोगों की हत्या कर दी जाए, फिर भी कोई ना कहे कि साहब देखिए कैसी लिंचिंग कर रहे हैं आतंकवादी धर्म के नाम पर। हो ये भी तो धर्म के नाम पर रहा है, इसको क्यों नहीं कोई कहता नॉट इन माय नेम? क्यों नहीं इसके खिलाफ आंदोलन खड़े होते? देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें बहुत दुखद घटना है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो लोग मृतक रहे हैं और जो घायल रहे हैं उनके प्रति संवेदना अपनी व्यक्त करती है। और जहाँ तक बात आपने कही है कि क्यों नहीं लोग खड़े होते, लोग खड़े होते हैं और लोग खड़े होंगे और पहले भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इसको मैं राजनीतिक रूप देना नहीं चाहता हूं कि, और ना ही मैं इसको हिंदू मुस्लिम रूप देना चाहता हूं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, हिंदुस्तान की संप्रभुता के ऊपर पूरी तरह से अटैक हुआ है। आज इसको हम छोटे से दायरे में एक देखें वो शायद ठीक नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा दायरा है कि आज आतंकवादियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि एक दिन के अंदर सेना के जवानों के ऊपर 3-3 अटैक होते हैं। पहले वो चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद वो अटैक करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हालात किस दौर में गुजर रहे हैं। अभी भी वो कहते हैं नहीं साहब हमने तो पूरे इंतजाम कर दिए थे, ये तो टेररिस्ट अटैक हो गया। मैं समझता हूं कि पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से अटैक बढ़ रहे हैं ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, केवल भाजपा, सेना या किसी सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। पिछले 3 वर्षों में 21 बड़े हमले हुए हैं आर्मी कैंप्स के ऊपर, 172 टोटल टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसके बावजूद हमने आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था। आज राजनीति का समय नहीं है, आज केवल देश ये जानना चाहता है कि 3.5 वर्ष आपकी सरकार को हो गए, जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं या खराब हुए हैं, या अभी भी आप पंडित नेहरू को ही केवल उसके लिए हर चीज के लिए दोषी ठहराते रहेंगे? सर 1.5 मिनट हो गया, लेकिन मैं आपसे अगला सवाल फिर पूछ रहा हूं साथ साथ, जैसे मैंने संबित पात्रा से पूछा था। नहीं तो मुझे डर है आप ये कह देंगे कि हमें पूरा समय नहीं दिया, संबित पात्रा को आपने ज्यादा समय दे दिया। तो सर मेरा दूसरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं इसको छोटी नज़र से ना देखें, मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, फिर भी 1.5 मिनट आपने राजनीति करते हुए ये कहा कि छोटी नज़र का मतलब हिंदू मुस्लिम में बांटना है। आपने वो मूसा का वीडियो मैसेज नहीं सुना था सर, जो ये कह रहा था कि हम इस्लामिक स्टेट लाना चाहते हैं? आप हर शुक्रवार वो ISIS के झंडे नहीं देखते और आपको नहीं मालूम है कि ISIS किसी देश में कानून व्यवस्था का राज लाना चाहता है या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है? तो फिर इसको धर्म के चश्मे से क्यों नहीं देख रहे? और अगर धर्म का चश्मा नहीं है तो फिर हिंदुओं को क्यों मारा गया और उस पूजा के दौरान क्यों मारा गया सर? किसी और मौके मार देते जैसे मारते हैं आए दिन। देखिए मैंने जो कहा वो आपने ध्यान से सुना शायद।
उसमें मैं कह रहा हूं कि केवल इसको इतने उस पर नहीं देखा जाए, ये पूरी तरह से संप्रभुता के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक है। मैं इसको और बड़े दायरे में ले जा रहा हूं। आप उसको अगर छोटे दायरे में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं दो राय नहीं है कि वहां पर जो टेररिज्म है उसमें ISIS के लोग आ रहे हैं, जैशे मोहम्मद के लोग हैं, मैक्सिमम लोग मुस्लिम लोग हैं, सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि सरकार वहां पर राज्य में भी बीजेपी की है, PDP के साथ मिलकर, केंद्र में भी है। 24 जून को एक अटैक का पूरी तरह से अंदेशा व्यक्त किया जाता है, सिक्योरिटी अलर्ट आता है, उसके बावजूद किस तरह से बसेस वहां पर बिना किसी श्राइन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के घूम रही हैं, इसमें जो सिक्योरिटी लैप्स है ये बड़ा इशू है। इसको हम देखें कि किस तरह से हुआ, और अभी तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसमें कैसे आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। एक तरफ मानसरोवर यात्रा के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, एक तरफ यहां पर ये हो रहा है ना सर। 4-6 अफसरों का तबादला कर दें, 2-3 को सस्पेंड कर दें और कह दें कि सिक्योरिटी लैप्स इनकी वजह से हुआ था, इनको हमने निपटा दिया, बात खत्म हो जाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी लैप्स क्योंकि किसकी अगर वजह से हुआ। आतंकवादियों पे गोली चलाएंगे या पैलेट गन चलाएंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं पैलेट गन चलाने से अगर समस्या का समाधान पूरी तरह से निकलता हो तो पैलेट गन चलाई जानी चाहिए, लेकिन पैलेट गन चलाने से अगर कहीं समस्या बढ़ने के भी आसार नजर आते हो तो सोचना चाहिए। तो मतलब सैफुद्दीन सोज की तरह सैफुद्दीन सोज की सोच सही थी कि बुरहान वानी को जिंदा रख के उससे बातचीत करनी चाहिए थी और उसको चुनाव लड़वाना चाहिए था। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उसको कहा है कि वो सोच बिल्कुल कांग्रेस पार्टी दशानन है क्या सर? 10 सिर है क्या कांग्रेस पार्टी के? नहीं, हर आदमी अलग अलग जगह से बोलता है, आप लोग कहते हैं कि इनका निजी बयान है सर। नहीं रोहित जी, आज सरकार सैफुद्दीन सोज नहीं चला रहे हैं और कांग्रेस के 2-4 नाम लेंगे, वो लोग नहीं चला रहे हैं। जो लोग सरकार चला रहे हैं, आप सबसे बड़ा विपक्षी दल हैं, क्या आपकी कोई भूमिका नहीं है इस देश में? या तो आप मान लीजिए कि आपकी कोई भूमिका नहीं है इस देश में। अगर है, अगर आपका कोई चेक एंड बैलेंस है तो सर फिर आपको दशानन होने का अधिकार नहीं है, आपका एक मुंह होना चाहिए फिर। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार जो है कूटनीति के आधार पर भी और सुरक्षा के आधार पर भी दोनों तरह से फेल हुई है। पॉलिटिकली भी जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लेकर ये सरकार बनी थी वो पूरी तरह से फेल है। ठीक है, संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं आपको, लेकिन उससे पहले कौन से मैं सुशील पंडित को चर्चा नहीं, पात्रा जी विषय बिल्कुल नहीं भटकेगा, बिल्कुल नहीं भटकेगा। हो सकता है आपको सुशील पंडित भी आज ऐसे लगे कि कांग्रेस पार्टी से आए, अक्सर आपको लगता होगा इन्होंने आपका बचाव कर लिया, लेकिन आपकी सरकार का वो बचाव नहीं करेंगे अगर आप लोगों का बचाव करने में वहां पर नाकाम है। सुशील पंडित, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर गठबंधन की मजबूरी केंद्र की सरकार पर भी इतनी हावी है कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही, भले ये गिना रहे हो कि हमने 99 लोग मार दिए? निंदा, कड़ी निंदा, घोर निंदा। देखिए, कश्मीर की हालत इतनी खराब है कि अब इसको कांग्रेस किस तरह दोमुही बात करती है और भाजपा कितना आश्वासन देती है उससे परे देखना होगा। कश्मीर में भारत अपने जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है और यहां अगर हमें पांव उखड़ते दिखे तो फिर कहां जाके जमेंगे इसकी कल्पना करने से भी प्राण सिहर उठते हैं। कश्मीर में अब मैंने सुना कि 10 लोग मारे जा चुके हैं अब तक का जो आंकड़ा है, जिसमें से 7 महिलाएं हैं। ये आपदा है, ये ब्लड बाथ है। निहत्थे तीर्थयात्रियों पर, निहत्थे निर्दोष नागरिकों पर ऐसा प्रहार पहले भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इस पे किसी को अचंभा हो। 2000 में 30 लोग मारे गए, 2001 में 13 लोग मारे गए। कश्मीर में पिछले 28 साल से जिहाद का नंगा नाच चल रहा है, लेकिन हमें 3 साल पहले एक बहुत बड़ा जनादेश मिला था सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने का, और उसके ठीक 6 महीने बाद कश्मीर ने भी एक जनादेश दिया था। पूरा जम्मू एक चट्टान की तरह उठ खड़ा हुआ था कि कश्मीर में नीति परिवर्तन हो और जमीन पर क्रियान्वयन हो। लेकिन कश्मीर में कोई नीति परिवर्तन दिखता नहीं है, कोई क्रियान्वयन अलग सा दिखता नहीं है, बल्कि स्थितियां बद से बदतर हुई हैं। ये किसी भी ईमानदार पर्यवेक्षक का आकलन हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है सर, पैलेट गन से बचने की बात थी, पत्थरबाज को जीप से बांध दिया गया तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान होता है और सरकार 24 घंटे बाद भी उसको चैलेंज नहीं कर रही है कि भाई इसको हम चैलेंज करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम सेना की कार्रवाई के साथ का करियर खोल दिया है। ऐसी स्थिति में 10 लाख का पैकेज अनाउंस हो गया है पत्थरबाजी के लिए।
चैलेंज कर दिया सरकार ने? नहीं, आप 10 लाख का पैकेज अनाउंस कर दिया है वहां के ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं किया जाता है, उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। चैलेंज ह्यूमन राइट कमीशन करती है, आप सरकार नहीं करती है। रिफ्यूज कर रहे हैं, आप रिफ्यूज कर रहे हैं उसको? सरकार ने तो बोला है, आज वेंकैया जी ने बोला है। सर वेंकैया जी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के? बिल्कुल, अरे हमारे बड़े नेता है ना, आप मुझसे मेरे से बड़े हैं ना, जम्मू कश्मीर के। आपने मेरे से पूछा, उससे अच्छा तो वेंकैया जी ने बोला है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपकी सरकार ने रिफ्यूज किया है? सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है भाई साहब। अब ये बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन अपील कर सकती है, सरकार अपील में जाती नहीं है। सर सरकार कम से कम वो एफआईआर वापस ले सकती थी, सरकार ने नहीं ली मेजर लिटिल गोगोई के खिलाफ। दूसरी बात, ह्यूमन राइट्स कमीशन 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान करता है, सरकार की जुबान नहीं खुलती 24 घंटे तक वहां पर, और आतंकवादी ऐसी स्थिति में उनका हौसला नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? रोहित देखो, यही तो चिंता है, यही तो इसका परिणाम है। मुझे इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या कहा, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या इस देश की। रोहित जी, ये स्पष्ट, ये आज मैं कहता हूं, पहली बात तो बहुत दुख है, हम उन परिवारों के साथ हैं, सैनिक हैं, हमें बहुत दुख है कि साथ जो हमारे नागरिक हैं जो एक कितने अच्छे उसके लिए गए थे, उनकी कोल्ड ब्लडेड हत्या की गई, बड़े दुख की बात है, और हम उन परिवारों के साथ हैं। लेकिन आज बहुत चिंता का जनक है, एक इतना चिंताजनक दिवस है हमारे लिए कि ये सब बातों से ऊपर उठ के सोचिए। और मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज मत सुनो, हम पिछले 3 महीने से जब भी इस प्रोग्राम पर आए हैं, जी न्यूज ये आवाज दे रहा है कि कश्मीर के अंदर हालात गंभीर हैं, उनको गंभीरता से लीजिए, जिम्मेवारी एक पिन पॉइंट जिम्मेवारी दीजिए। आईबी कहता है हमने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी थी, किसको दी थी, कौन जिम्मेवार है? इसमें जिम्मेवारी 4 लेवल पे है, उन जिम्मेवार लोगों के साथ कार्रवाई कीजिए। इसमें जिम्मेवार है स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जिम्मेवार है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जिम्मेवार है सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें जिम्मेवार है इंट एजेंसीज। इनके हेड्स कौन है, उन्होंने क्या कार्रवाई की जब एक इतनी इनपुट आपके पास थी, ये मानते हुए कि हमारे लिए आज देश में, और साहब सोचिए कितनी चिंता की बात है, इस बस के अंदर कौन थे? वो नागरिक थे जो कि इतने सेंसिटिव स्टेट से हैं। आपको पता नहीं गुजरात और गुजरात के इलाके में ये धर्म का मुद्दा कितना सेंसिटिव है, आपको पता नहीं। ये बस जिस टाइम पे चली है, कैसे अचानक से बस चल पड़ी, एक ड्राइवर वो वापस आ रहे, इसमें बोर्ड का वो दोष नहीं है, इसमें दोष है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिन्होंने अपनी पेट्रोलिंग के जरिए जिसमें रोड ओपनिंग पार्टीज ने एक दूसरे को इत्तला देने में, और उसको ओवरऑल कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, किसकी जिम्मेवारी है? साहब आज देश ये पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं, किसकी जिम्मेवारी? आप इसको, सेना पिछले 4 महीने से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान लगा रखी है, टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, और ज्यादा टेररिस्ट होंगे तो ज्यादा एलिमिनेट होंगे, लेकिन हालात चिंताजनक। शबनम लोन, तो ये कश्मीर की आजादी के लड़ाके हैं जिन्होंने कल वीरता दिखाई है अपनी 7 लोगों को मार के। एक बहुत गहरी साजिश है रोहित जी। मैडम बोलने जी, मैं सबसे पहले ये कहती कि मुझे बहुत बहुत दुख है, लेकिन वो नाकाफी होगा। सबसे पहले पॉलिटिक्स को बलाई ताक रख के और कश्मीर के हालात को बलाई ताक रख के, गुजरात से हमारे वहां यात्री आए थे अमरनाथ यात्रा के लिए, शिव जी के दर्शन करने आए थे। जिन लोगों ने उनकी हत्या की वो कश्मीर के हत्यारे हैं। मैं उनसे ये कहूंगी कि हम आपके देनदार हैं, हम शर्मिंदा हैं कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। उठ मेरे कश्मीर, उठ, दुश्मन तेरे नजदीक आया है तेरी हस्ती मिटाने के लिए। उठ, खड़ा हो जा, जैसे तू हमेशा कमर बसता रहा है। इन तमाम लोगों को बता तेरी हस्ती क्या है। बाकी मैं सलीम शेख को, जो गुजरात का वो मुसलमान ड्राइवर था, मैं उसकी वालिदा को कहना चाहती हूँ, आफरीन, तुम्हारा ऐसा बेटा है जिसने अपने यात्रियों की जान बचाई। बाकी रहा कश्मीर पुलिस, मैं अभी एक रिपोर्ट देख रही थी, वो उसको अभी तक मालूम नहीं था कि सलीम शेख उस बस का ड्राइवर था। इंटेलिजेंस ने 50 इनपुट्स दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये यात्रियों की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी, फिर इसको कैसे आगे जाने दिया गया, इस पे भी जरूरत है देखने की। बाकी रहा राम माधव। मैडम 1.5 मिनट हो गया है, फिर भी मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े ताल ठोक के कहा कि मुसलमान ड्राइवर था। सुनिए ना मैडम, आपने बड़े ताल ठोक के कहा कि मुसलमान ड्राइवर था, इसलिए मैं उसकी वालिदा का इस्तकबाल करती हूँ। मैडम सुनिए, जिस एक आतंकवादी की फोटो आई है ना, वो भी मुसलमान है, उसके बारे में आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। बाकी उसके साथ कितने होंगे
उसके बारे में आपके साथ कोई शब्द, आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। धिक्कार है उस मुसलमान पे धिक्कार है। नहीं, उनको पनाह कौन दे रहा है? मुसलमान के लिए शबनम जी, उनको पनाह कौन दे रहा है? तुमने अगर एक इंसान को मारा, तुमने पूरी कायनात को मारा, ये मेरा कुरान कहता है। और वो मुसलमान अपने शबनम जी, ऐसे नहीं हो सकता कि वानी को आप पनाह दो और इस्माइल को कंडम करो। आपने पनाह दी है, उन पनाह देने वालों को क्यों नहीं बुरहान वानी को आप सेलिब्रेट कर रही थी 2 दिन पहले, आज आप कह रही हैं कि इस्माइल को मैं धिक्कार करती हूँ। सुनिए, क्यों? क्योंकि इस्माइल का फोटो आ गया सामने 7 लोगों के मरने के बाद, सिर्फ इसलिए। सुनिए, इसी बुरहान, आप सुनिए एक बात है, मैं कल भी किसी चैनल पे थी, यहाँ पे कुछ लोगों को आदत हो गई है हीरोगिरी मत करें आप लोग, हीरो बनने की कोशिश मत करें लोगों की नजरों में। हम तो आप विलियनगिरी क्यों कर रहे हैं? आप भी हीरोगिरी करिए। बात करेंगे। बाकी मैं अब बाकी मैंने आपसे कहा, वकील साहिबा सुनिए, कश्मीर के हालात बहुत खराब है। वकील साहिबा, कश्मीर के हालात हमें पता है, रूल लगाइए। सिर्फ ये बता दीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ वकील साहिबा सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ, सुनिए, वहाँ पे गवर्नर आपकी सलाह तो तब मानी जाती, भाजपा और मुफ्ती की सरकार, ये सारी ये झूठी सरकार है। शबनम लोन, ये झूठ बोल रहे हैं सारे हिंदुस्तान को। सुबह भारत माता की जय, शाम को जीवे जीवे पाकिस्तान। शबनम लोन, ये चोला, आप तो जीवे जीवे पाकिस्तान में जाती हैं। शबनम लोन, किसको बता रहे हैं? शबनम लोन, आप बुरहान वानी को सेलिब्रेट करती हैं, आपको ये बातें कहने का अधिकार नहीं है। आप शबनम धीरे-धीरे करती हैं, आप बुरहान वानी को सेलिब्रेट करती हैं, आपको ये सब बातें कहने का अधिकार नहीं है। बुरहान वानी को सेलिब्रेट करने वाले कितना ओपनली करेंगी बताइए? कमाल है, ओपनली करेंगी। बुरहान वानी को आप सेलिब्रेट करती हैं, और कितना ओपनली होगा? बुरहान वानी को आप रोल मॉडल मानती हैं अपना, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम सलाह देंगे कैसे चलेगा देश, आपकी सलाह मानेगा देश जो आतंकवादियों को सेलिब्रेट करते हैं। संबित पात्रा, लेकिन सवाल जो आपकी सरकार पे उन्होंने उठाया वो जायज है, उनको आप निकाल नहीं सकते। अगर सैफुद्दीन सोज आज बुरहान वानी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर आपकी मुख्यमंत्री बुरहान वानी की मौत के अगले दिन कर रही थी, आपके डेप्यूटी सीएम बुरहान वानी की मौत के अगले दिन कर रहे थे। ये सुशील पंडित से क्या पूछना चाह रही हैं? मैं जवाब दे दूं जो सवाल पूछा गया मुझसे। ये कभी शोला और कभी शबनम क्यों रहती हैं आप? सर प्लीज, बुरहान वानी के वक्त आप शोला बन जाती हैं, आज हवा दूसरी तरफ चल रही है तो आप शबनम हो गई हैं। ये क्यों रुख बदल बदल के बात करती हैं? आप एक तरफ क्यों नहीं रहती हैं? वो आज आपकी लफाजी दूसरी तरफ चल रही है। एक ही तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। आपको देख गड़बड़ी हो रही है, एक ही तरफ है वो मेरी जो जिनको मारा गया, शर्म आनी चाहिए उनको, जिन्होंने इन औरतों को मारा। वो हमारे गेस्ट है। गेस्ट है, अपने देश में गेस्ट कैसे हो गए? अपने देश में गेस्ट हो गए, कमाल है। ये कहाँ की बात है? आप दिल्ली में गेस्ट है क्या कश्मीर की? आप दिल्ली में गेस्ट है क्या? यहाँ पर तो आपका अपना देश है और वो गेस्ट हो गए गुजरात वाले। देश के निवासी थे जिनको आपने मार डाला। एक सेकंड शबनम जी, ये तो गेस्ट हैं। इन गेस्ट को आपने सन 2000 में 30 गेस्ट मारे थे, 2001 में 13 गेस्ट मारे थे। जी, आज जो हमारी मुहिम है उसको हम नहीं भटकने देंगे। आज हमारी मुहिम स्पष्ट है। ये पहली बार 2002 के बाद अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुई है, इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पांसिबल है। आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या कार्रवाई करोगे उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कार्रवाई करोगे उस आईबी की रिपोर्ट पे। मैं पूछता हूं आईबी ने जिसको रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे, कब सैक करोगे साहब इस गवर्नमेंट को? ओके, ये पूरे देश में आग फैल जाएगी। आप ये चाहते हैं? कितनी ये देश बर्बाद हो जाएगा। संबित पात्रा जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं कह दूं, देश बर्बाद नहीं होगा साहब। आपको नहीं लगता? ये हमें लगता है साहब, 1000 साल ये बर्बाद रहा देश, ऐसे ही कारण रहा है सर। उनको जम्मू कश्मीर की सरकार देश बर्बाद नहीं करेंगे हम देश को। साहब, सब जम्मू कश्मीर की सरकार को क्यों बचा रहे हो? क्यों गवर्नर साहब को बचा रहे हो? क्यों वो श्राइन बोर्ड के चीफ हैं, क्यों बचा रहे हो इन सबको? क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की एक यूनिफाइड कमांड करते आप वहां पे, उसको मनोनीत करो। मैं कहता हूं आज आपकी सरकार की 100 अच्छी चीजें हैं, क्यों आप इस एक बुरे काम को अपने अपने पल्ले बांधना चाहते हो? बस बस बोलता हूं साहब, मैं कोई मिक्स नहीं कर रहा। अस्पताल में हाथ जोड़ के घूम जाने से सब गलतियां, सब खून माफ हो जाते हैं। माफ नहीं होते सर, हाँ, माफ नहीं होते और ना होंगे। संबित पात्रा जवाब दीजिए। शबनम लोन प्लीज, शबनम जी प्लीज। ओके मैडम, आपका भाई मंत्री है उस सरकार में, तुम्हें आदत
हालत हो गई है। मैडम, दिल्ली आपका से भाई बैठ मंत्री के है उस सरकार में, कश्मीर कैसे का आप बातें राज कर रही हैं? करें। अरे आप लोग जाइए आतंकवादी थोड़े के से। समर्थक हैं आप। प्लीज मैडम, आतंकवादी की समर्थक है, उसी परिवार से आती है, यहाँ चिल्ला रही हैं आके। संबित पात्रा जवाब दीजिए। अब आवाज बंद है आपकी शबनम, प्लीज बोलिए संबित। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, उत्तर मुझे ही देना है, तो सुन लीजिए ध्यान से। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लूं? नहीं, आपकी सरकार फेल हुई है कि नहीं? थोड़ी विनम्रता से आपकी जवाब देने का सरकार फेल हुई है कि नहीं? देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की आपकी तरह कभी नहीं सरकार फेल चिल्लाऊंगा। हुई है कि नहीं? नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। आप अगर थोड़ा समय देंगे मुझे 50 सेकंड का उत्तर दूंगा। आपकी सरकार फेल हुई है कि नहीं, ये बताने के लिए आपको 50 सेकंड चाहिए। आप मेरा उत्तर सुनिए। बताइए। दो भागों में है। पहला विषय, आतंकवाद कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, क्या सरकार मिटाने में असक्षम है। नंबर एक विचारधारा की लड़ाई है, जिहाद हो रहा है, जिहाद को समाप्त करना है। दूसरा टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां तक जिहाद का सवाल है, देखिए, हम चाहे 1000 बार कहें ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि रेडिकल इस्लामाइजेशन का विषय है। और इसमें मैं बार बार कहता हूं कि हमें जब तक एकजुट होकर हम स्पेड को स्पेड नहीं कहेंगे, सच को सच नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देखो भैया सब हम भाई भाई हैं, ठीक है, भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे, मगर रेडिकल इस्लाम को मिटाने के लिए एकजुट होना आवश्यक है। ये नंबर 1। और देखिए, हम इसको मिटा तब पाएंगे जब एक बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। 30 साल से वहाबिज्म फैलाया जा रहा है, अभी साहब ने कहा, आपने भी कहा, ये हम 3 साल में आप चाहते हैं वहाबिज्म को समाप्त कर दे, वक्त लगेगा। एक तरफ आप चाहते हैं कि होगा वहाबिज्म समाप्त, वहाबिज्म को एक तरफ आप चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमको कांग्रेस भी साथ में चाहिए, नहीं दे, हमको पीडीपी भी साथ में चाहिए, हमको एनसीपी साथ में चाहिए। कोई साथ नहीं दे, हम फिर भी समाप्त करेंगे। पेलेट गन चलाएंगे तो ये रोएंगे, आतंकवादी मारेंगे तो ये रोएंगे, ये छाती पीटेंगे, हमें इनका साथ नहीं चाहिए, हम करेंगे अपना काम। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, दो मत नहीं है, जरूर इसमें संज्ञान लिया जा रहा होगा। सही बात है, आप आर्मी के रह चुके हैं, आप ज्यादा जानते हैं एक प्रवक्ता से। सही बात है, गाड़ी कैसे चल रही थी, भले ही वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हो, उसमें एक भी व्यक्ति, एक भी महिला, एक भी पुरुष क्यों मरे, तो स्वाभाविक है इसके चार्ज फिक्स होगा। मैं यहां प्रवक्ता के नाते जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आए बता नहीं सकता। तीसरी बात, ये सारा जिम्मेदारी केवल और केवल बीजेपी और पीडीपी साथ में आ गई, इसलिए जिहाद शुरू हो गया, इसलिए आतंकवाद हो गया। नहीं, वो शबनम लोन जी का जवाब दे रहा है, मुझे शबनम लोन का भी जवाब दे रहा है। आप नहीं बोल रहे, मगर कांग्रेस ने कहा है, इससे कांग्रेस के गुलाम नबी जी ने कहा है, मुझे जवाब देना जरूरी है। एक छोटा सा जवाब मैं पहले आलोक शर्मा से ले लूं। मैं सिर्फ ये सर, वो बाहर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिबेट से बाहर हो जाए। पहले नहीं संबित जी प्लीज, आपने पर्याप्त समय लिया। आलोक शर्मा दीजिए जवाब जो सवाल संबित पात्रा ने उठाए। आप कह रहे हैं कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखिए, सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि मसला ही धर्म का है, कैसे इसको बिना धर्म के देख लेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी भी अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी केवल धर्म की बात करेंगे कि साहब वो तो हिंदू थे इसलिए मार दिए गए, कौन कह रहा है वो हिंदू थे? मैं कह रहा हूं रेडिकलाइजेशन। आप अब मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, गलत शब्द मेरे लिए आलोक शर्मा जी क्या आप अभी भी पीठ थपथपा रहे हैं यार, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आपको इतना बुरा हाल जम्मू कश्मीर का हो गया, उसके बावजूद भी आप लोग अभी तक पीठ थपथपाए चले जा रहे हैं। बुरा हाल कैसे हो गया? आतंकवादियों में बौखलाहट है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी हमें लेनी है। कैसे हो गया बुरा हाल? 30 वर्षों तक कौन मस्जिद बनाने दिया यार? मैं पढ़ता हूं उमर अब्दुल्ला ने क्या लिखा है, आपका जवाब दे दीजिए। मैं उमर अब्दुल्ला का ट्वीट पढ़ देता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर आतंकवादियों में बौखलाहट है तो जंगल में भागेंगे या वो आर्मी कैंप के ऊपर, बेस कैंप के ऊपर अटैक करेंगे? वहां स्टूडियो में बैठ के आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, पूरे देश को आप किस तरह का राष्ट्रवाद का वहाबिज्म का पाठ पढ़ा है? इस्लाम का रेडिकल इस्लाम भी अगर पढ़ा है तो आपकी सरकार है वो कम होना चाहिए था। आलोक जी आपका गुस्सा नहीं, राम माधव जी से पूछा जाना चाहिए भाई, ईद से पहले 700 पत्थरबाज जायज है, उनका क्या हुआ? आपका गुस्सा जायज है। 3.5 साल में नहीं दे पाए रेगुलर परमानेंट एडहॉक पर डिफेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं आप लोग, और पूरे देश को पाठ पढ़ा रहे हैं इस्लामिज्म का। आलोक जी 210 जवान शहीद हो गए, 100 से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, 250 से ज्यादा कर्फ्यू हो गया। सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आलोक जी ईट का जवाब सवाल पूछ रहा हूं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आलोक जी 2 सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपका खत्म हो गया तकरीर तो मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं सर? बिल्कुल पूछिए सर। हाँ आपका हक है। मेरे 2 सवाल हैं सर। एक, क्या आप नहीं मानते कश्मीर में रेडिकल इस्लाम एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से आतंकवादी आए दिन लगातार वहां अटैक कर रहे हैं? और 2, आपने कहा एडहॉक पे रक्षा मंत्री देश का काम कर रहा है, लेकिन जो एडहॉक पे नहीं थे पूर्व गृह मंत्री, वो तो टेररिस्ट को टेररिस्ट लिखने में शर्मा रहे हैं, मिलिटेंट लिखते हैं सर वो भी आज तक उनको। अगर हम
इतनी लकीर नहीं पार कर पाते कि किसको मिलिटेंट कहना है, किसको टेररिस्ट, तो सर हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए फिर तो इतने लोगों की मौत के बाद। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर गृह मंत्री से किसी से कोई गलती हुई, उसका यह मतलब नहीं है कि आज आपको पूरी छूट तो आप ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम ने गलती की मिलिटेंट लिख के इस्तेमाल हो। एक मिनट, मैं दो चीजें आपको बता देता हूं सर। चिदम्बरम ने सिर्फ मिलिटेंट लिख के गलती सर, नहीं की। सोनिया गांधी जी का जो उन्होंने बयान अफजल गुरु को भी कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का जो बयान हमारे पास आया है हिंदी में अनुवाद होके, उसमें उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल हुआ सर। केवल ये बता दीजिए आलोक जी। अरे साहब, पहले तो प्रधानमंत्री महोदय नहीं, अब आप राजनीतिक टिप्पणी आलोक जी पुरानी सरकारों पे जा रहे हैं। आलोक पहले जी, प्रधानमंत्री कहते थे मैं प्रेजेंट कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पे सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सोनिया गांधी जी का जो कल रात को बयान का हिंदी अनुवाद आया है, उसमें उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कि सरकार की वजह से टेररिज्म है, आज किसकी वजह से है? सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? आप बुरहान वानी के भाई को 4 लाख का मुआवजा देंगे? आप मना कर सकते हैं आलोक जी। को जिसके ऊपर है उसके लिए 10 लाख डिक्लेयर कर देंगे। 10 लाख हमने डिक्लेयर किया है। आलोक जी, अरे वही आलोक जी, जवाब मिल गया। रेडिकल इस्लाम है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। उग्रवाद मानते हैं, आतंकवाद, इसको आप पास कर रहे हैं। तभी ना उत्तर दूंगा सर। आप इतनी देर से बोल ही रहे लगातार। इस्लामिज्म अगर वहां पर है और रेडिकल इस्लामिज्म बढ़ा है तो 3 साल में घटा है या बढ़ा है, ये बता दीजिए। 2012 में 5.5 लाख टूरिस्ट जो है वहां पर श्रीनगर गया था, इस बार 5.5 गया है, 5,500। मैं इनको कुछ 2014 में 70% वोटिंग हुई थी, आज 7% वोटिंग हुई है, लेकिन जिम्मेदार कांग्रेस है। ठीक है, ओके, बोलिए। रोहित, मैं मुद्दे पर लौटना चाहता हूं। देखिए, ये बस वहां पहले दिन नहीं था इस बस का, ये बस आगे गई है, यात्री गए हैं, वापस आ रही है। इस बस की प्रॉपर इतने दिन तक किसी ने कोई कहीं रिकॉर्डिंग नहीं की, इतने चेक पोस्ट हैं, और इस बस को चुना है। ये बस, मैं मान सकता हूं कि ये इंसिडेंट नहीं है। जो लोग सोचते हैं ये इंसिडेंट है कि ये बस रास्ते में मिल गई, टेररिस्ट को मौका लगा, उन्होंने ठोक दिया, नहीं। ये बस बड़ी ऑब्जर्व की है, इसको मैप किया है टेररिस्ट ने। मैं समझता हूं इसकी पूरी पॉपुलेशन को मैप किया है, और फिर जाकर, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है रोहित जी। इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिएगा। सब श्रद्धालुओं की, हमारी जो भक्ति, हमारी जो इस टाइम पे बाबा में जो हम सब की आस्था इस देश की, उस आस्था को समझिएगा। उस आस्था को ठेस पहुंचाने वालों का मकसद क्या वो समझिएगा। और ये एलईटी ने किया है साहब, ये एलईटी और साउथ कश्मीर में किया है, सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में किया है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा, इसको इन पॉलिटिकल विवादों मत उलझाइएगा। मैं फिर आता हूं इस मुद्दे पर कि यह मुद्दा बहुत सीरियस है, इसमें बड़ी साजिश की गई है, इसमें देश के अंदर भड़काने की। आज ही सुबह मैं कुछ देख रहा था, कुछ शहरों में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें इस यात्रा में और जोश शोर से भाग लेना चाहिए, लेकिन हां, कुछ सर हैं जिनको हमें बदल देना चाहिए, कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट, मैं समझता हूं वो एक जिम्मेवार है इस पूरी के अंदर, उसकी बहुत बड़ा रोल है। और ये मुद्दा लोग देखेगा, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस पे टाल दिया जाता है। नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर नहीं है, बट सिक्योरिटी लैब्स है, मैं ही मानता हूं। ठीक है, संदीप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं पूरे वाकया को देखते हुए मुझे लगता है कि समय आ गया है कि आज फिर से एक बहस इस देश में शुरू होना चाहिए कि धारा 370 जैसे बहस ही होगी सर। नहीं, अरे निकालो, पहले बहस ही करें सर। नहीं, बहस करेंगे, अब भी बहस ही करने से यही करने तो आपने राम माधव को संसद बीजेपी में भेजा था सर। फुल मेजॉरिटी है। आलोक जी, एक सेकंड, आलोक जी, भिंडी बाजार मत बनाइए प्लीज। आलोक जी प्लीज। आलोक जी, आप जब बोल रहे थे मैं एक शब्द भी नहीं बोला। प्लीज आलोक, शालीनता आप में होनी चाहिए कि आप सुने। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मुखौटा पहने लोग हैं, आपको बुरा यहाँ पे जो मुखौटे पहने जो रेडिकल इस्लाम को रेडिकल इस्लाम कहना नहीं चाहते, जो भारत के धरती पे रह के पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो भारत के धरती पे रह के आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो भारत के धरती पे रह के लोगों को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को इस देश से निकाल देना चाहिए। निकाल इस तरह से देना चाहिए कि इनको एक सबक सीखने की समय आ गया है। को तो निकाल नहीं पाए जिनके नाम पर वोट मांगे। आलोक जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आप जैसे लोगों की जो मानसिकता है उसकी बात मैं कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों की जो मानसिकता देश में रह के देश की की बात नहीं करना, पाकिस्तान की बात करना, ऐसी मानसिकता को निकालना चाहिए। बैंड बजा दिया, यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं धारा 370 पे बहस होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने जो दिया है इस देश की, आपकी देन है ये। एक सेकंड, अगर कश्मीर की हालत ये है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन है, इनकी देन हो सकती है सर, लेकिन आज सरकार आपकी है, आपके पास
पास ये मौका है। हाँ, जनता की गलती हो गई, सिर्फ फिर तो जनता ने आपको 3/4 नहीं दिया। क्या करे? कल को आप कहेंगे कि हमको पूरी की पूरी सीटें नहीं दी। आप रेजोल्यूशन लाइए, देखते हैं कौन खिलाफत में। आप लाइए ना, पता तो लगे कौन कौन खिलाफ कर रहा है उसके बाद। सही कह रहे हो आप रेजोल्यूशन देखिए, आप रेजोल्यूशन लाइए, देखिए आप रेजोल्यूशन लाइए, आप रेजोल्यूशन लाइए, पीडीपी से एकदम से आप अपनी सरकार को वापस कीजिए। ये देश कहेगा चाहिए बीजेपी की सरकार बना दो वहां। ये सारा देश आपके साथ है, पर ये देश नहीं मानता। ये इसी संदर्भ में सवाल है उनका। सवाल पूछा कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार को निरस्त करना चाहिए। सुशील जी, मैं 10 सेकंड लेके आप बता दीजिएगा उसके बाद। अब देखिए, चूंकि बहुत लोगों ने पूछा कि ये सारा जड़ जो है पीडीपी और बीजेपी का है। अब याद करिए, गुलाम नबी आजाद। सर, ये जड़ नहीं है पीडीपी बीजेपी का। सवाल यह है कि पीडीपी बीजेपी की सरकार असफल रही है। ठीक है, सुन लीजिए, मैं इसका उत्तर, ठीक है, मैं आप बोल रहे हैं फेल है, आप गवर्नर रूल लगा दीजिए, इसको गिरा दीजिए, फिर से चुनाव करा लीजिए। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं एक बात, जो आप लोग अभी रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम सरकार गिरा देते हैं, फिर से चुनाव कर देते हैं। वैली में और जम्मू में हमेशा वोटिंग अपने अलग पैटर्न में होती है। वैली में आपको क्या लगता है कौन आ जाएगा? वही एनसी आएगी या तो पीडीपी आएगी? क्या हालात बदल जाएंगे? वही प्रकार, उसी प्रकार की मानसिकता रहेगी। मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, कहानी वो ट्वीट बयां करेगा। ये पूरी कहानी बुरहान वानी से शुरू हुआ है। क्या ट्वीट किया उसी दिन ओमर अब्दुल्ला ने? आफ्टर मेनी ईयर्स। आप लोग जो है काहे को चिल्ला रहे हो? बुरहान वानी का नाम ले रहा हूं भैया, राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहा हूं। ये तो ऐसे परेशान हो गए, बुरहान वानी का नाम ले लिया जैसे राहुल गांधी का नाम ले लिया। क्यों? क्यों प्लीज? मैं बुरहान वानी पे बोल रहा हूं, ये परेशान क्यों है? आप पढ़ के सुनाइए ना, क्या पढ़ना चाहते हैं? सरकार क्या कर रही है? आप पढ़ के सुनाइए, क्या पढ़ के सुनाना चाहते हैं? After many years, I hear slogans for Azadi resonating from mosques in my uptown Srinagar locality. Kashmir's disaffected government gave a new icon today. आप बताइए, बुरहान वानी मारा गया, उसके बाद ओमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि मैं आज बहुत वर्षों पर अपटाउन, मतलब मेरे इलाके में भी मस्जिदें आज आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि बुरहान वानी जो जिंदा होकर नहीं कर पा रहा था, मर के अपने ग्रेव से वो काम करेगा। ये रेडिकलाइजेशन नहीं है तो ये क्या है? और आप लोग बोल रहे फिर से चुनाव, अरे चुनाव करेंगे तो यही लोग तो आएंगे। ये रेडिकलाइजेशन, who is supporting this radicalization? Who is encouraging this? We all who is are providing environment? In the name this is responsibility of the elected government. In the name of secularism, we all are. No secularism. No secularism, we all are. This country has to realize that the state government, any elected government, is fully responsible, and it is not by anybody else. We have to. That is responsibility. That is democracy. Democracy means you have elected a government for that period. That government is responsible, and morally, if she has any morality, if I was Mufti Mahmood, I would resign, because it's a cold-blooded murder. और पब्लिक व्यू में हुआ है साहब, और सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन के बाद हुआ है। कितने शर्म की बात है, मतलब ये कितने, मतलब शर्मिंदा नहीं, ये चिंता की बात है। ओके सर। रोहित जी, सबसे पहले मैं आलोक जी को केवल एक हिंदी का मुहावरा याद दिलाना चाहूंगा और वहीं पे खत्म करूंगा। छाछ तो छाछ, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। तो कृपया आज कम से कम अपना प्रवचन बंद रखें। आपके पास बहुत कुछ है सोचने को, बहुत कुछ है आपके पास, अपने आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत कुछ है। आपके कहने से प्रवचन बंद नहीं होगा। आपके नेताओं ने जो बदबू फैलाई है अपने बयानों से, जरा उसकी ओर आत्मविश्लेषण करें, दूसरों को नसीहत देने से पहले, कितनी बार समझे? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा रोहित जी, 250 जवान शहीद हो गए, आप छाछ और छलनी का मुहावरा बता रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर के चक्कर आपको गिनती अब आई है जवानों के शवों की? आपने आज तक जवानों के शव नहीं गिने जब आप शासन करते थे? बिल्कुल आई है। आपको तब शर्म नहीं आती थी? आपको तब शर्म नहीं आती थी जब सर काट के ले जाते थे? लेकिन आपको तब शर्म नहीं आई जब घाटी से हिंदू खाली करा लिए गए? सवाल पूछिए, आज आप हमसे सवाल पूछेंगे, प्रवचन देंगे। 2013 से जो बदतमीजी करते हैं आप प्रवक्तागिरी करते हैं, नेताओं की नौकरी करते हैं, कम से कम उनसे बयानों के बारे में पूछिए। अनर्गल बयान देते हैं आपके सैफुद्दीन सोज और पी चिदम्बरम, शब्दों पर लगाम उन्होंने देश को दिग्भ्रमित करके रखा हुआ है। चरणों में इतना लोटपोट मत हुई है कि सवाल कोई लोटपोट नहीं है, समाप्त हो जाए। कोई लोटपोट नहीं है।
अपने अंदर भीतर वो खंगाली है। आपसे बहुत विनम्रता से मैंने कहा था, आप जिस तरह से बात कर रहे आप हैं, जिस ऐसा तरीके लगता से है बोलते हैं, आप जिस तरीके से लोगों को नसीहतें देते हैं, उस काबिल नहीं है आप। मैं नसीहत नहीं दे रहा हूं, आप जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस काबिल नहीं है आपके मुंह से आप दो शब्द सीधे बोल सके। प्रॉब्लम हो रही है, हम पूछना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार नहीं है, अपने भीतर झांकिए, गिरेबान का महल देखिए। प्रॉब्लम हो तो आईएसआई जिम्मेदार है। पहले कौन जिम्मेदार था? हमारी आलोक शर्मा जी, हो गया ना, हो गया आलोक शर्मा जी। अब एक सेकंड सर, एक सेकंड। शबनम लोन सुन रही हैं सारी बात, उनको एक बार चर्चा में ले आए। नहीं, शबनम लोन जी, आप कहती है भारत के लोग कश्मीर में हमारे गेस्ट हैं। आलोक शर्मा अपने बयान में बार बार कहते हैं आपके प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया। तो भाई इस देश के लोग हैं आप लोग, इस देश के रहने वाले हैं आप लोग, आप ही लोगों ने वोट करके इस देश का प्रधानमंत्री चुना, आप ही लोगों ने इस देश में सरकार बनाई, आप ही लोगों के बीच में आप ही के लोग अपने ही देश के एक हिस्से में यात्रा करने जा रहे थे, आप ही के कुछ लोगों ने बंदूक उठा के उनको मार दिया, और आप ही लोग एकजुट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? हमारे लोग नहीं है वो रोहित जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। एक सेकंड। और मैं आपको एक बात मेरी सुनिए, मसला क्या है कश्मीर में। राम माधव जो है, राम माधव असली चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर। अच्छा, राम माधव जी ने जिहाद शुरू किया। राम माधव प्लीज सर, सारी बातें सुनिए, उन पे ध्यान दे। उनको आदत पड़ चुकी है दिल्ली में बैठ के, वो असली, मैं आपसे कह रही हूँ, दयानत से कह रही हूँ, उनको बहुत आदत पड़ चुकी है दिल्ली में रह के कश्मीर की सरकार चलाना। आप दिल्ली से रोज डिबेट करती हैं कश्मीर का, आपको आदत पड़ गई है। राम माधव जी ने क्या जिहाद शुरू किया? ये कश्मीर का प्रॉब्लम राम माधव ने शुरू किया है। सुबह से राम माधव कर रही है ऐसे। Now what? Who is responsible for it? You all are responsible for it. People like you who cannot speak against बुरहान वानी, जो बुरहान वानी की चरण की भक्ति करते हैं, आप लोग रेस्पॉन्सिबल है। और जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को देख नहीं सकते हैं, वो लोग रेस्पॉन्सिबल है। और जो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो लोग आय हाय मत करिए। आय हाय करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को लेनी है, वो हम लेंगे, मगर लार्जर कॉज को आप ही लोगों के कारण हो रहा है ये। अरे मस्जिद से पढ़ाते हो, आपका तो उमर अब्दुल्ला कह रहा है मस्जिद से हम आजादी की कॉल देते हैं। क्यों मस्जिद से देते हो? मस्जिद पूजा करने के लिए है या आजादी के लिए है? तुम लोग मिलिटेंट्स के साथ हुकूमत चला रहे हो, वो तुम्हारे थर्ड पार्टनर्स के अंदर, वो मस्जिद आज भी खुली है। कश्मीर में सब जानते हैं 3 कोलिशन पार्टनर है। जाए मतलब आप कहते हैं कश्मीर, आप कह रही है कि कश्मीर में सारे लोग मिलिटेंट हैं। अब यही हम अगर कह देंगे तो आप बोलेंगे कि देखो सेक्युलरिज्म का हत्याग हो गया। ये तो खुद ही कह रही है कश्मीर में सारे मिलिटेंट हैं। नहीं, सब मिलिटेंट नहीं है, ये कह रही है। इनके कहने से क्या है? इनके कहने से क्या है? देखिए साहब, हाल में आपको पावर चाहिए। इनके कहने से देखिए साहब, ये जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं वहाँ पे, ये टेररिज्म का मामला है। इतना जबरदस्त 7-8 लोग मारे गए, आपने उनके बारे में बात की नहीं की? इधर उधर की बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। मैं 1 साल से पूछ रहा हूँ, बुरहान वानी को एक बार कंडेम तो करो। आप बढ़ावा दे रही है बुरहान वानी, शर्म हमें आनी चाहिए। एक सेकंड संबित पात्रा जी, बुरहान वानी को मरे 1 साल हो गया। शबनम लोन जी प्लीज, शबनम लोन जी ओके, साल हो गया। शबनम लोन, आपकी बात रख दी आपने, और आगे भी नहीं निकलोगे। संबित पात्रा, बुरहान वानी को मरे 1 साल हो गया। तो सर कब तक उसका भोग खाते रहेंगे आप लोग? 7 लोग मार दिए सर आतंकवादियों ने, आप अभी भी बुरहान वानी का भोग खाना चाहते हैं कि हमने मारा था? का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये सब उसी का रिपरकशन तो हो रहा है। कल बरसी तो थी उसकी, परसों बरसी उसी की थी ना। ये लोग सब मातम मना रहे थे, शबनम दीदी भी तो मातम मना रही थी, हाय मेरा बुरहान वानी मारा गया। काला चोगा पहन के बैठी थी। मेरी बात रह गई थी, मेरी एक बात रह गई थी। रोहित जी देखिए, पिछले 30 सालों में कश्मीर ने इस तरह के हत्याकांड झेले हैं। शबनम जी 1 मिनट जरा चुप रहिए आप। शबनम जी 1 मिनट जरा चुप रहिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। 1 मिनट जरा चुप रहिए। कश्मीर ने लगातार पिछले 30 सालों में ऐसे बहुत से हत्याकांड थे। शबनम 1 मिनट चुप रह जाइए। शबनम 1 मिनट चुप हो जाइए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप कहते रहिएगा। अरे क्या बात है, क्यों चुप क्यों हो जाए? एक आप अपनी चुप हो जाओ। शबनम जी, मैं अपनी बात कह लूं फिर बोल लीजिए। कह ली ना अपनी बात, आपको महबूबा मुफ्ती का इस्तीफा चाहिए, आपने बात कह तो ली। मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूं। ओके शबनम जी प्लीज, मैं केवल एक छोटी सी बात। शबनम जी,
दूसरों को बोलने भी तो दीजिए। आपने कह दिया ना महबूबा मुफ्ती का इस्तीफा चाहिए आपको, प्लीज। अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा मैं केवल नहीं, आपने कहा तो ठीक है। ओके। सुशील पंडित कोई एंकर ओके नहीं है, ओके अपना मैडम, काम करे। ओके मैडम, ओके। सुशील पंडित बात पूरी कीजिए। तो मैं रोहित जी की अनुमति से यह कह रहा हूं कि कश्मीर में हम इस तरह के हादसे पिछले 30 साल से होते देख रहे हैं। एक पूरी की पूरी जाति का जाति संहार हुआ और अमरनाथ यात्रा पर हमले होते रहे। इसीलिए अमरनाथ यात्रा एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी नाइटमेयर होती है हर साल, क्योंकि वो हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। इसमें हम एक वारदात, दूसरी वारदात, एक साल, दूसरे साल, एक हफ्ता निकल गया, एक महीना शांतिपूर्ण निकल गया, इस तरीके से नहीं जी सकते। हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र इस वक्त रक्षात्मक है। आतंकवादी तय करता है स्थान, समय और निशाना। हम 1000 आघातों पर 1000 मलहम पट्टी का इलाज, यह हमारा जवाब है। हमारा रवैया अब रक्षात्मक से ना होकर के एक प्रोएक्टिव रवैया होना पड़ेगा, ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आक्रामक होना पड़ेगा। उसका समय आ गया है, वरना और 25 साल ऐसे ही निकल जाएंगे और हम लाशें गिनते रहेंगे। हमें उस नल को बंद करना पड़ेगा जिसमें से ये आतंकवादी बहते हुए आते हैं। हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना पड़ेगा, उन मदरसों को बंद करना पड़ेगा, उन दिमागों पर ताले लगाने पड़ेंगे जो इनकी पैदावार करते हैं। सर, आज आपने, और इसके लिए जनादेश मिला। अगर उस जनादेश की अवहेलना होती रही तो फिर ऐसा जनादेश नहीं मिलेगा। यह सुन ले वो नेता भी, वो नेतृत्व भी, वो दल भी, कि ऐसे जनादेश हर बार नहीं आते हैं, ऐसा चुनाव बार बार नहीं आता है। सुशील जी, आपके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आपने 10 अच्छी चीजें की हो, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर आपके अगर कदम उखड़े तो कोई माफ नहीं करेगा। सर, एक मैं चीज पूछना चाहता हूं। आज शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा बाल ठाकरे के तरीके से ही निपटना चाहिए। तो क्या यही तरीका रह गया? अब सरकार, सिस्टम सब फेल है, ऐसे तरीकों से निपटेंगे अब आप? नहीं, देखिए रोहित जी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि ये अगर वाकया, इस तरह के वाकया कोई और धार्मिक यात्रा में हुई होती तो किस तरह के बवाल होते। वहां पे एक साथ सब लोग आते जो आज इस पे कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं कि भाई ये इस्लामिक जिहाद है या नहीं। कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे ले रहे हैं कि भाई 1989 में जो हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, उसकी जिम्मेदारी तक लेने के लोग तैयार नहीं है। वो लोग के जिस तरह की मानसिकता उनके कारण हुई है कश्मीर में, कहीं ना कहीं लगता है। इंतजार मत कीजिए नहीं, कि कोई सच बोलेगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई आपके साथ सहमत होगा। आपको सहमति के अभाव में भी आगे चलना पड़ेगा। संघ से राम माधव को बीजेपी में भेजा गया, खासतौर पे जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देके। वो तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार राम माधव ही चलाते हैं। देखिए सर, एक सेकंड, या तो फिर हम मान लें कि संघ की, बीजेपी की कश्मीर को लेकर जो सोच थी, जो तैयारी थी, जो प्लानिंग थी, वो ध्वस्त हो गई है। देखिए बात क्या है कि निश्चित रूप से कल की जो घटना हुई है, तो जो दुर्घटना हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कब तक हिंदू इस देश में अमरनाथ के नाम पे, बारिसात के नाम पे फिर से रोते रहेंगे कि हमको सुरक्षा दो, हमको पनाह दो? कब तक ये चलेगा? निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। और कहां से जो आ रही है, सुशील पंडित जी से मैं एकदम सहमत हूं कि एक आक्रामक रवैया होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हो या किस तरह की स्ट्राइक हो, वो तय होनी चाहिए, ताकि जो जड़ें हो उसको काटी जाए। बहुत ही डिबेट्स हो गए इस देश में, बहुत हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब काम करने की बारी है। बहुत लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, लातों से मानते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जिस तरह से रवैया रखना चाहिए और रखनी चाहिए, और उसके लिए काम करना चाहिए। सरकार किस तरह से करेगी, क्या करेगी, सरकार निश्चित रूप से इस पर चिंता करे कि किस तरह से इस तरह की वाकया और ना हो इस देश में। हिंदू अगर कहीं अमरनाथ जा रहा है, कहीं और यात्रा पे जा रहा है, ठीक है, पूरे महफूज होके जाए। ठीक है संबित पात्रा, सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। आप केवल ये कह के कि जवाबदेही हमारी है, पूरा विषय इस पे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैं ऐसा नहीं कर दिया कहना था। चाहता हूं। ये करने के लिए आपको विपक्ष में पर्याप्त समय मिला। मैं ऐसा नहीं 50 साल आप
लगभग सरकारों से बाहर ही थे। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप सरकार में, तो सरकार की तरह बिहेव कीजिए ना सर, कब तक विपक्ष इसका बने उत्तर रहेंगे? देता हूं। इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं कहूंगा कि 50 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, इसलिए हम अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल रक्षात्मक मुद्रा होगी, जैसे सुशील जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर अगर हुए हैं तो उस पर चिंतन जरूर होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े भी देना नहीं चाहता, अभी लेके आया जरूर हूं मैं, कि टेररिस्ट को जिस प्रकार मारा गया है इन 3 वर्षों में, उसके आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। एक बौखलाहट टेररिस्ट के अंदर है, एक डिसाइसिव वे में हम मूव कर रहे हैं, और भी इसको दुरुस्त हम करेंगे। इतनी बड़ी बात नहीं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव विषय एक अलग है। 70 वर्ष का जो मैं बार बार बखान इसलिए कर रहा हूं कि एक रेडिकलाइजेशन इतने वर्षों में बढ़ा है। इस विषय में हिंदुस्तान को सच देखना होगा, क्योंकि देखिए, आप भले ही प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक सेना के जवान को खड़ा कर दे, मगर जब तक मन के अंदर रेडिकलाइजेशन को मिटाया नहीं जाए, मदरसा के अंदर से रेडिकलाइजेशन को मिटाया नहीं जाए। इजराइल से तकनीकी लाए क्या? सोच नहीं लाए? सोच तो यहां 70 वर्ष से पोल्यूटेड था ना, यही तो मैं कह रहा हूं। तकनीक को ले आएंगे, और जहां तक सोच को बदलने का सवाल है, 70 साल और ऐसा झेले हम नहीं, ना? बिल्कुल नहीं, 70 साल नहीं झेलना पड़ेगा। जो बुरहान वानी, तो मैं बार बार उसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। उसके बाद से 2006 तक जो आराम से घूम रहा था, उसको मारा गया इसलिए क्योंकि वी विल टॉलरेट नो मोर एंड नो फर्दर। सरकार में आने से पहले वो सोच दिखाई पड़ती थी ना, और सरकार में आने के बाद वो पर्दे के पीछे चली गई। वो लफ्ज, वो बॉडी लैंग्वेज, वो कैंपेन, वो मैनिफेस्टो, वो सब था ना। बिल्कुल नहीं, अभी भी है। यानी कि सर, सत्ता बीजेपी को भी कांग्रेस बना देती है। बिल्कुल नहीं, है ना? मैं रेडिकल इस्लाम बोल सकता हूं, कांग्रेस बोल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। सर प्लीज सर, बोलने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई करने से होता है। बुरहान वानी को मारा उन्होंने 2006 से 2014 तक, क्यों नहीं मारा? बिना ब्रेक के हमने मारा ना। समय खत्म हो गया सर, माफी चाहता हूं। शबनम नून अपनी बात कहना चाहती थी, लास्ट एक कमेंट नहीं कह पाएंगी। आलोक शर्मा से भी मैं एक कमेंट लेना चाहता था, लेकिन नहीं ले पाऊंगा। सिर्फ ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि 70 साल से ऐसा हो रहा था, हम 3 साल में क्या कर दें। जनता ने अगर जनादेश दिया है तो बड़ी उम्मीदों के साथ दिया है, और जनता निष्कर्ष चाहती है, निर्णय चाहती है, और चाहती है कि सरकार हर बार केवल निंदा, कड़ी निंदा और घोर निंदा से आगे बढ़े, कार्रवाई करे, और वो कार्रवाई दिखाई दे।